नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज बात करेंगे ताइवान को लेकर भारत ने जो चुप्पी छोड़ी है उस पर। अगस्त की शुरुआत में अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद चीन द्वारा ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास शुरू करने के 8 दिन बाद भारत ने आखिरकार इस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। भारत चीन सीमा पर तनाव की स्थिति पर भारत ने चीन से संयम बरतने और यथा स्थिति को एक तरफा बदलने के लिए किसी भी प्रयास से बचने का आगाह किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। ताइवान जल डमरू मध्य में तनाव पर सवाल पर बागची ने कहा कि कई अन्य देशों की तरह भारत भी हाल के घटनाक्रमों से चिंतित है। हम संयम बरतने, यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कार्रवाई से बचने, तनाव कम करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों का आग्रह करते हैं। उधर श्रीलंका में चीन के जासूसी जहाज की एंट्री भारत के लिए खतरे की घंटी है। भारत के लाख मना करने के बावजूद श्रीलंका में चीन ने अपने जासूसी जहाज को खड़ा कर दिया। चीन का यह जहाज हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच गया है। इससे भारत की टेंशन बढ़ गई है। यहां से चीन का युआनवांग 5 जहाज हिंद महासागर और दक्षिण भारत में होने वाली हर बड़ी गतिविधि पर नजर रख सकता है। यही कारण है कि भारत ने श्रीलंका से ऐतराज जताया था कि वो इस जहाज को अपने यहां ठहरने की इजाजत ना दे। दरअसल भारत के दक्षिण से कोई भी सैटेलाइट या मिसाइल लॉन्च होता है तो ये उसे डिटेक्ट कर सकता है। इसका भारत की सुरक्षा पर जबरदस्त असर पड़ेगा और इसे देखते हुए भी भारत ने चीन पर संयम बरतने, यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कार्रवाई से बचने की अपील की। वहीं वन चाइना सिद्धांत पर भारत की एक स्थिति पर एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की प्रासंगिक नीतियां सर्वविदित और सुसंगत हैं और उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अमेरिका चीन के संघर्षों से प्रभावित नहीं हो सकता क्योंकि वो समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र के साथ अधिक जुड़ाव चाहता है। ताइवान जलडमरू मध्य चीन और ताइपे के बीच अपने सबसे संकीर्ण बिंदु पर 130 किलोमीटर चौड़ा पूर्वी एशियाई कारखानों से वैश्विक बाजार तक व्यापारिक आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है। ये जापान और चीन के बीच माल ढुलाई के लिए सबसे सुगम और सस्ता समुद्री रास्ता है और साथ ही दक्षिण कोरिया का अधिकांश व्यापार भी इसी रास्ते से होता है। भारत ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते किए हैं और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक कंटेनर बेड़े का आधा और दुनिया के सबसे बड़े जहाजों का 88% टन भार इस साल इस जल डमरू मध्य से गुजरा है। इस जल डमरू मध्य से प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल तेल और तेल उत्पाद गुजरते हैं। जाहिर है भारत के व्यापार की दृष्टि से ये जलमार्ग बेहद महत्व रखता है, लेकिन चीन ताइवान तनाव से ये समुद्री व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। चीन ये दावा करता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र नहीं है। चीन पहले से ही दक्षिण चीन सागर में द्वीपों का निर्माण करके और उनका सैन्यीकरण कर रहा है, जबकि भारत ने दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता का लगातार समर्थन किया। ताइवान जल डमरू मध्य के लिए भी भारत ऐसा ही चाहता है, लेकिन क्या वो उसमें कामयाब हो पाएगा? ताइवान पर टेंशन बनी हुई है। आज का विषय यही है कि थोड़ा समय के बाद लेकिन ताइवान पर भारत ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। जितेंद्र ओझा जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, पूर्व राजनयिक भी हैं, अब हमारे साथ जुड़े हैं। वीएन झा सामरिक मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जितेंद्र ओझा जी, हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे इसी बात को लेकर, लेकिन अब भारत खामोश नहीं है, उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी। क्या इसे इस बात की वजह माने कि अगर चाइना ये सोच रहा है कि भारत शांत रहेगा तो ताइवान को लेकर चुप्पी तोड़ने के पीछे क्या माने कि भारत ने मंशा जाहिर की कि वो किस पक्ष में खड़ा है? देखिए, बहुत सालों से हमारी आदत हो गई थी कि हम असर्टिव नहीं थे। हमारा अप्रोच जो था बड़ा इनवर्ड लुकिंग था, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आया है। आप देखिए कि चाइना की पूरी एक्सपेंशन, चाइनीज जब भी बात करते हैं वो शताब्दियों में बात करते हैं, वो दशकों में भी बात नहीं करते। आप देखिए कि चाइना का क्लेम कितना है ताइवान पे। ये फार्मोसा नाम का आइलैंड था। जब तक भारत एक मजबूत शक्ति थी तब तक यहाँ के तमाम, जिसे हम आज इंडो पैसिफिक कहते हैं, हम लोग इंडो एशिया कहते हैं, यहाँ के तमाम छोटे छोटे देश सुरक्षित थे, वहाँ के लोग सुरक्षित थे। ये बहुत खूबसूरत आइलैंड हुआ करता था जिसे फार्मोसा कहते हैं। ये 1949 में जब चांगकाई शेख भाग के जाते हैं, उससे पहले
पहला चाइनीज कांटेक्ट जिसे देखा जाए तो वो 17वीं शताब्दी में होता है, जब वो मिंग डायनेस्टी हारती है, उसके एक लॉयलिस्ट है, वो जाते हैं यहाँ शरण लेते हैं और यहाँ पे बड़े एबोरिजिनल किस्म के लोग रहा करते थे। तो वहां से कुछ चाइनीज लोगों का जाना शुरू होता है और फिर बाद में जो है ये 1895 में ये हार जाते हैं जापान से, तो जापान के पास रहता है। और द्वितीय युद्ध के बाद जो है जब चियांग काई शेक बने रहते हैं चाइना में, तब कहा जाता है कि चलिए ये आइलैंड जो है जापान से लेके चाइना को दे दिया जाएगा। तो चाइना का पूरा क्लेम बहुत ही फ्रेजाइल है। अमेरिका के 1970 के दशक में, 60 के आखिर में, 70 के दशक में अमेरिका का मुख्य लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य था किसी तरीके से सोवियत रशिया को कमजोर करना और उसके लिए उन्होंने चाइना को प्रमोट करना शुरू किया। तो ये बात जो है कहीं नहीं जाती थी। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे रविंद्र जी, तो हम लोग डिस्कशन करते थे कि ये पाक चाइना यूएस एक्सिस हुआ करती थी कि भारत के कितने खिलाफ है, और उस समय सोवियत रशिया हुआ करता था। ये हालात बदल गए हैं, तो हम लोग उस वक्त खामोश रहे। हमारी जो कुछ भी मजबूरी रही, हम दुनिया में हमेशा हमारे शासक जो है दूसरों से अच्छा सर्टिफिकेट लेते रहे। और उससे पहले देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी या मुगल था, तब हमारा वो कोई स्ट्रेटेजिक आउटलुक था ही नहीं। तो ये हकीकत है कि पूरा चाइना का जो दावा है ताइवान पे, वो बहुत ही इलीगल दावा है, 200-300 साल का है। वही हाल तिब्बत का है कि 1790 से लेके 1900 कुछ तक 10-12 तक था। तो उसके बाद तिब्बत ने आजाद होने की कोशिश की, लेकिन चाइना ने उसका वर्चुअली गला दबा दिया और ब्रिटिश ने उसकी मदद की। ये कॉलोनियल पावर्स यहाँ पे रह के वो यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट जानने के बजाय वो अपने एजेंडा के हिसाब से पूरी जियो पॉलिटिक्स रिशफल कर रहे थे। और अब जो है भारत का आना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने कई बार कहा है कि एक मजबूत भारत सिर्फ भारत के लोगों के लिए जरूरी नहीं है, इस पूरे क्षेत्र की स्थायित्व और शांति के लिए जरूरी है। क्योंकि चाइना का जो ओपेक सिस्टम है उसकी कुछ कमियां हैं, कमियां बहुत खतरनाक है तमाम अच्छाइयों के बावजूद, और हमारे सिस्टम की भी गवर्नेंस कैपेसिटी में बहुत सारी कमियां हैं। तो देखिए, ये अच्छी बात है कि भारत ने इस पे आया, लेकिन साथ में जब तक हम अपनी गवर्नेंस और नेशनल सिक्योरिटी को बोस्टर नहीं करते हैं तो ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग ही होगी कि हम इसको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि भारत ने उठाया, और अमेरिका को भी अपनी वन चाइना पॉलिसी रद्द करने की जरूरत है, और ये भी कहने की जरूरत है कि आप इनर मंगोलिया से भी हटिए, आप तिब्बत से भी हटिए। जब तक हम ऐसी बात नहीं कहते हैं, और भीतर में प्रजातंत्र लाइए, जब तक मजबूत भारत को सुनने में तो जितेंद्र जी बहुत अच्छा लगता है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जब तक ये बात नहीं होती है, दुनिया बहुत बड़े खतरे की तरफ जा रही है। ये नार्सिसिस्ट रूलर है चाइना का, सिस्टम बहुत ओपेक है, ताकत उनके पास बहुत अधिक है, और उस ताकत के नशे में वो सभी का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। थैंक यू। वीएन झा साहब, मजबूत भारत सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम उतने मजबूत हैं कि अकेले दम पर हम चाइना से ये कह सकें कि भाई आप अपना रास्ता मोड़ लीजिए, यू टर्न ले लीजिए, जबकि अमेरिका जैसा देश ये काम नहीं कर पा रहा? रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर बुलाने के लिए जी। और आप मुझे ग्रुप कैप्टन वीएन झा बोल सकते हैं जी। 36 साल की सर्विस रह चुकी है जी। तो बहरहाल आइए बात करते हैं जहाँ पे आपका सवाल है। जी। देखिए, ये एक बड़ा विचित्र स्थिति अभी है कि अगर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट दी है तो हम काफी सराहना करते हैं, क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट आ नहीं रही थी। और जबकि हम में से अधिकतर लोगों का, हमारे एम्बेसडर जितेंद्र ओझा हैं, इनका भी मानना होगा कि इस तरह के स्टेटमेंट बहुत पहले से ही आने शुरू हो गए थे, जब से कि मोदी ने भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, इसको बोस्टर करने की कोशिश की है। तो उसके बाद से ही जब भी कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे कि चीन हमारे खिलाफ गया हुआ है, हमें बिल्कुल पब्लिक स्टेटमेंट बनाना चाहिए था, और हमारी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें काफी प्रोएक्टिव होनी चाहिए थी, कि जो कि नहीं रही। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, एक छोटी स्टेटमेंट आई हुई है, लेकिन इस स्टेटमेंट का कोई देखिए ज्यादा वर्चस्व नहीं है, सिर्फ एक स्टैंड है जिसमें हम चीन को समझा रहे हैं, जो वो हमें समझाता था कि आप यूनिलैटरल एक्शन मत लो, आप यथास्थिति जो है वो बनाए रखो, जबरदस्ती किसी चीज को आप दखल मत करो। तो ये वो हमें नसीहत देती थी, और आज हम चीन को ये नसीहत दे रहे हैं। तो बहुत जरूरी है, ये चीन का नाम लेके जो बताया जा रहा है, इसमें बहुत ये जरूरी है। लेकिन इसका जो पावर इक्वेशन जो है इस पूरे एरिया में, इंडो पैसिफिक में कह सकते हैं आप, या इंडो चाइनीज रीजन में कह सकते हैं आप, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चीन वो शक्ति है जो कि वर्चस्व रखता है साउथ चाइना सी में, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ताइवान के पास में कोई ऐसी सामरिक शक्ति नहीं है कि वो चीन को रोक सके। और यूएस भी अगर ये सोचता है कि वो चीन के गलियारे में जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। जब भी आप किसी दूसरे के गलियारे में जाके एक युद्ध को या तो स्थगित करना चाहते हैं या उसको रोकना चाहते हैं, ये एक बहुत टेढ़ी खीर होती है। तो अगर अमेरिका भी ये सोच रहा है कि वो जाके साउथ चाइना सी में ताइवान को बचा पाएगा अकेले दम पे, तो ये मुश्किल है। हाँ, इसमें जो ऑकस सिस्टम जो है, जो कि एक सिक्योरिटी सिस्टम है, ऑकस को पूरा का पूरा इन्वॉल्व होना पड़ेगा और शायद अमेरिका इससे बचेगा। वैसे एक और चीज मैं बात बता दूं, हम लोग काफी बातें करते हैं कि ताइवान के ऊपर मैं चढ़ाई कर देगा, आज चढ़ाई कर देगा। नहीं, अगर हम चीन को अभी तक समझ पाए हैं तो ये चीज ध्यान में रखिए कि वो ये सिर्फ एक फटीग दिलाने के स्थिति में है। मतलब उसकी ये पॉलिसी है कि जो अपोजिशन है उसको फटीग में डालो। जैसे इंडिया के सामने में आके उन्होंने सैन्य यहाँ पे रख दिया, सारी आंखें दिखा रहे हैं वहां पे, लेकिन अटैक नहीं कर रहा है। और यही चीज वो ताइवान के साथ नहीं कर रहा है कि डराने की कोशिश कर रहा है। ताइवान सरस कर रही है। तो इसमें एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये आई हुई है कि अभी यूएस ने एक स्टैंड ले लिया हुआ है कि अगर ताइवान पे किसी भी तरह का हमला हुआ तो वी आर विद ताइवान। और उसमें क्या होगा कि चीन के अगर अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो अगर ताइवानी मेनलैंड पे अगर आए तो फिर चीन डायरेक्टली हस्तक्षेप करने से बचेगा, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर वो भी समुद्र पार करके अगर ताइवान की तरफ में अगर मार्च करने की कोशिश करेगा तो चीन का बहुत नुकसान होगा, जो कि चीन कभी नहीं चाहेगा। तो बहुत सारे इक्वेशंस में है। एक बड़ी अमलगमेटेड स्टेट है अभी जो साउथ चाइना सी में हम देख रहे हैं। एक तरफ जापान है, जापान के भी एक द्वीप पे, जैसे जितेंद्र ओझा जी बता रहे थे कि एक द्वीप पे चीन जो है वो अपना वर्चस्व करता है, उस द्वीप पे ताइवान भी कहता है कि वो हमारा द्वीप है। और इस तरह से बहुत सारी खिचड़ी वहां पे है। चाहे आप साउथ चाइना, वो तो सभ्यता की भी बात करता है कि हमारी सभ्यता आपसे मिलती है तो हमारा हो गया। तो ऐसे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो किसी ना किसी की सभ्यता मिलेगी, तो हर देश ये कहने लगे कि हमारी सभ्यता आपके साथ है। लेकिन जितेंद्र जी, 181 देश ऐसे हैं जिन्होंने चाइना पॉलिसी का समर्थन किया है। ऐसे में अमेरिका खुद मजबूत नहीं है, खुद कोई स्टैंड लेना नहीं चाह रहा, भारत स्टैंड ले रहा है, भारत तल्खी के साथ बात कर रहा है। तो ये कैसे देखेंगे, कहाँ खड़ा है भारत? क्योंकि एक तरफ तो श्रीलंका, पाकिस्तान, सब कुछ तो चाइना के साथ है, हमारे साथ कौन खड़ा है? हमने जितेंद्र जी यही बात करी कि अब ये जो स्टैंड लिया है भारत ने, इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल असर तो पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि एकदम असर नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाइना का सिस्टम बहुत फंक्शनल है। हम बैटल कर रहे हैं डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूशंस के साथ। आप देखें कि पावर एसिमेट्री हमारी उनकी कितनी उसमें कमी है। बहुत सारे एरियाज में हमें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप एक अच्छा बेहतर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाते हैं जहां दूसरे लोगों को भी प्रेशर से, परसुएशन से, किसी तरीके से मिलकर कॉमन सिक्योरिटी रिजीम तैयार करते हैं, तो पहला वो होता है। दूसरा, आपकी इंडिजिनस मिलिट्री कैपेसिटी क्या है, R&D कैपेसिटी क्या है। मैं ग्रुप कैप्टन साहब से थोड़ा सा डिफर करूंगा कि पहले जो वॉर होता था और अब जो वॉर होगा उस दोनों में बहुत फर्क होगा। अभी जो वॉर होगा वो बहुत ही ज्यादा हाईटेक वॉर होगा और उस हाईटेक वॉर में किसी के गलियारे में जाने की जरूरत नहीं होगी। आप जहां हैं वहीं से उसे कई तरीके से खत्म कर सकते हैं। चाइना जो है डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ऐसा नहीं चाहेगा जिसमें उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो किसी भी वॉर में। वो एक दूसरे तरीके का वॉर होगा। हर वक्त जब वॉर आता है एक सरप्राइज एलिमेंट के साथ आता है, तो वॉर होना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन हाँ, ये स्टेटमेंट अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट लगता है कि सिर्फ मॉरल विशफुल थिंकिंग की तरह स्टेटमेंट लगता है, क्योंकि गवर्नेंस के एरिया में जो चेंजेस चाहिए होते हैं उसमें हम उतने तेजी से जा नहीं रहे हैं। आप चाइना की बात करते हैं, देखिए चाइना ने सब जगह उनके हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ सिस्टम, इसको सबवर्ट कर रखा है, इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट कर रखा है। और लोगों की असेसमेंट है कि हमारे देश में भी कई एक इंस्टीट्यूशन को उसने सबवर्ट कर रखा है। पहले उसमें अमेरिका को शक किया जाता था कि जो डिलीवरी सिस्टम बनी है, हमारे जैसे साइंटिस्ट की हत्या होती थी, कुछ उनको फ्रेम किया जाता था, या कुछ नेशनल सिक्योरिटी में लोगों को डिस्क्रेडिट किया जाता था, एजेंडा डिस्लोकेट किया जाता था। तो ये छद्म युद्ध जो है चाइना लगातार कर रहा है, वो करने की जरूरत नहीं है। तो उसने बहुत सारे सिस्टम्स को पैरालाइज कर रखा है, किसी को इंटिमिडेट कर रखा है, किसी को साबोटाज कर रखा है। और उनकी जो इफेक्टिव डिलीवरी सिस्टम है गवर्नेंस की, भीतर में भी बाहर में भी, उसका मुकाबला कहीं नहीं है।
अमेरिका तक के लोगों को ये लगता है कि उनके सिस्टम में, उनके देश में घुस के चाइना जो है उनके सिस्टम को सबोटाज कर रहा है। तो ये जो सवाल मॉरल का नहीं है, सवाल चाइना भारत का नहीं है, उसकी जो छद्म तरीके से काम करने की जो प्रक्रिया है, जो नीति है, और उसमें काफी महारत उसे हासिल है। और उसका लक्ष्य क्या है? कुछ लोगों के पास जो है ताकत रहेगी, हान नस्लवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। ये तमाम चीजें खतरनाक है। इससे भारत ने एक मॉरली अच्छा स्टैंड लिया है, लेकिन ये मॉरल स्टैंड जो है कॉन्क्रीट एक्शन के रूप में आना चाहिए, डोमेस्टिकली और बाहर भी, कि हम खुद भी देश में मजबूत हों और लाइक माइंडेड कंट्रीज को हम नॉलेज शेयर करके किसी तरीके से उनको भी साथ में लेके आए। ठीक, ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब, बहुत मतलब एक लाइन में कहें तो कि जो अब युद्ध की बात आप कर रहे हैं, बहुत हाईटेक युद्ध है, और उसमें एक दूसरे की प्रणाली को अगर जाम कर दें तो सारा काम खत्म, फिर आप युद्ध लड़ने से पहले हार गए। हम कितने सक्षम हैं? ऐसा नहीं होता है। वो वॉर के जो रूल्स हैं इसमें काउंटर मेजर होती है, काउंटर सर वॉर में कोई रूल नहीं होता है। सॉरी टू डिफर फ्रॉम यू, एक ही ऑब्जेक्टिव विक्ट्री और कोई रूल नहीं होता है वॉर में। इसमें कोई रूल नहीं होता है। जहां तक आपने कहा था कि पहले ही सब कुछ जाम कर देगा, देखिए ये युद्ध की एक नीति होती है। क्योंकि तकनीक की बात कर रहे हैं ना ग्रुप कैप्टन साहब, तकनीक की हम बात कर रहे हैं। तकनीक को लेकर जिस तरह से मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं, जिस तरह की मिसाइलों का निर्माण हो रहा है, जिस तरह के हवाई जहाज का निर्माण हो रहा है, वो सब हाई टेक्निक से लैस है। मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो आजकल हैकिंग का जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। कभी सिस्टम हैक हो जाता है तो तकनीक भी तो हैक की जा सकती है ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। देखिए, जहां तक आप जामिंग की बात करते हैं तो जामिंग ऐसा नहीं होता है। जामर्स जो होते हैं उसका स्ट्रेट जामर्स होता है, उसका काउंटर जामर्स होता है, काउंटर जामर्स होता है। इसी तरह से जो अटैकिंग वेपन होते हैं, जो ऑफेंसिव वेपन होते हैं, आपके मिसाइल्स होते हैं, आपके रॉकेट्स होते हैं, वो सर वो तकनीक हम युद्ध की बात कर रहे हैं, लड़ाई में जा रहे हैं। लेकिन जब आपका सिस्टम हैक हो जाता है, आपकी इंफॉर्मेशन हैक हो जाती है, तो वो चीजें नेगेटिव हो जाती है ना कहीं युद्ध में। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं लड़ाई में जा ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिनके पास में ये टेक्नोलॉजीज हैं, काउंटर मेजर्स, वो पहले से ही सशक्त हैं। वो जानते हैं कि आप उनका जो सिस्टम है उसको अगर आप उसको जाम करने की कोशिश कीजिएगा तो उसके लिए वो काउंटर जामिंग वो चीजें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हैं, और इसमें चाइना भी काफी एडवांस्ड है। तो इसीलिए जो मैं आपको कह रहा था कि अगर डायरेक्ट वॉर होने के चांसेस हैं, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि डायरेक्ट चाइना का जो मिलिट्री इंटरवेंशन है ये शायद ना हो। वो ऐसी मूर्खता कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें उसके बहुत हानि होगी। जब भी आप ओशन को, एक समुद्र को पार करके दूसरे एरिया में जाते हैं, संप्रभुत्व पे जब अटैक करना चाहते हैं मिलिट्री से, तो उसमें आपको बहुत नुकसान उठानी पड़ेगी, और उसके लिए चीन कभी भी राजी नहीं होगा। चीन को बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। उसके वहां पे ताइवान के बगल में ही उसके जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं उसमें उसके सैन्य क्षमता है। अगर वो चाहे तो पहले पूरा का पूरा ताइवान को सॉफ्ट कर देगा, मतलब इतनी मिसाइल्स गिरा के सॉफ्ट कर देगा कि ताइवान को लड़ने की क्षमता ही नहीं रहेगी। लेकिन उसके बाद भी क्या वो वहां पे जाएगा, ये नहीं। लेकिन हमारे सामने तो सवाल ये खड़ा है कि जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो उनको खुद लड़ना पड़ा। मैं वही बात कह रहा हूं कि हम तैयार हैं पूरी तरीके से। हम एक तरह से अपनी मजबूती दिखा दें, ये एक अलग बात हो जाती है, लेकिन हम कितना मजबूत हैं इसे भी तो टटोलने की जरूरत है ना। ये बहुत बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है। देखिए, अभी तक लोग कहते थे कि जो रशिया है वो विश्व शक्ति है, उसके पास में ऐसी चीजें हैं कि वो ओवरनाइट ओवररन कर लेगा, लेकिन उसका जो इरादा था वो नहीं था। उसका इरादा था डॉनबास एरिया को अपने अंदर में करना, और जहां पे आप एक सब्सटैंशियल भूखंड को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, आपको फुट फोर्सेस चाहिए। आपको टेक्नोलॉजी से सीधा काम नहीं चलेगा, सिर्फ मिसाइल से काम नहीं चलेगा, आपको फुट फोर्सेस वहां पे उतारने पड़ेंगे, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। जितेंद्र जी, चलते चलते एक सवाल पूछना चाहेंगे। LAC पर लेकर यह भी खबर आई कि अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास करेगा भारत। क्या जल्द ऐसा कर सकता है, जवाब दे सकता है चाइना को कि अगर आप इधर जाएंगे तो हमारे साथ भी कोई खड़ा है? क्योंकि किसी ना किसी का तो आपको सहारा लेना ही पड़ेगा। नहीं, आपको ये सॉरी, मैं इससे बहुत ही डिफर करता हूँ। हमें किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं होती है। अपने देश की सुरक्षा, जब तक ये दिमाग की सोच से निकलने की जरूरत है रविंद्र जी, अपनी सुरक्षा हम खुद करेंगे। हमारे दोस्त आते हैं, हम उनके साथ मिलकर बेहतर
दुनिया की सुरक्षा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमें किसी पे मोहताज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाइना को एक मुंहतोड़ जवाब। लेकिन एक कहावत है ना इंग्लिश में, डायमंड कट्स डायमंड। हाँ, तो डायमंड क्या, हम क्या डायमंड से कम है? चाइना की देखिए, हमें बहुत सारे गवर्नेंस में खामियां हैं, बहुत सारे डिफेक्ट है, लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस सबसे ज्यादा प्रोफेशनल फोर्सेस हैं। चाइना की तो ये आर्मी एक पॉलिटिकल ये की आर्मी है जो कि लड़ी नहीं है। 1960-62 की जो लड़ाई हमारे दिमाग में घुस गई है, उसमें हमारे लोग कुंदे से लड़ रहे थे, उनके पास हथियार नहीं, खाना नहीं। ये देखना है कि देखिए टेक्नोलॉजी की लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो कि हम इमोशन से काम नहीं चला सकते, हमें भी कैपेसिटी चाहिए। और साइबर वेपन सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, साइबर वेपन सिस्टम ऐसा है कि उसमें कम इन्वेस्टमेंट में आप किसी को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो देखिए मॉरल हमारा बहुत मजबूत है, हमें दो चीज की जरूरत है। जैसे बार बार मैं कहता हूं कि गवर्नेंस सिस्टम जो है, गवर्नेंस इज बेडरॉक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। मेरा पेपर भी था नेशनल डिफेंस कॉलेज में। तो आप गवर्नेंस के फ्लॉज को ठीक कीजिए कि ताकि आपकी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, R&D और डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस सारी एक साथ बढ़े। और ये एक साथ बढ़ने पे फोकस दो के काम करना चाइना अपने आप अलग थलग हो जाएगा और चाइना का सिस्टम भीतर से इम्प्लोड कर सकता है रविंद्र जी, जिसको हम देख नहीं रहे हैं। अचानक चाइना में बदलाव आएगा। बहुत अच्छी बात आपने की जितेंद्र जी, चूंकि वक्त अब समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फोकस्ड बहुत होना पड़ेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, उसमें कोई हीला हवाली नहीं होनी चाहिए। और अगर हम चौतरफा आगे बढ़ते हैं तो हमें किसी दूसरे देश के सहयोग की जरूरत नहीं है, हम अपनी सुरक्षा में खुद सक्षम हैं। फिलहाल इतना ही। खबरों का सफर जारी रहेगा, जुड़े रहिए हमारे साथ।